करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी आपको डेविल इन द डिटेल वाली बात जो होती है वो करनी पड़ती है, दैट व्हेन यू रीडिंग द करंट अफेयर्स द डेविल लाइज इन द डिटेल। एंड अक्सर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन जब उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रैक्टिस करने की बात आती है तो हमारे 60 to 70% क्वेश्चंस गलत होते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आज के जो 5 सवाल हैं जो कि क्रूड करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, मैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के 5 सवाल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं ये चाहूंगा कि आज आप मेरे को कमेंट में बताएं सर 5 on 5 और 4 on 5। नहीं भी आते कोई बात नहीं, जितना भी स्कोर बनता है जरूर बताना कितना स्कोर बना है, 1 on 5 है, 2 on 5 है, व्हाटएवर इट इज। आइए देखते हैं 5 सवाल। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ध्यान से पढ़ो। इनॉग्रल की बात करी है, इनमें से कौन सी कंट्रीज वर पार्ट ऑफ द इनॉग्रल पैक्स सिलिका समिट? इनॉग्रल, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा कि सर देखो इंडिया और फ्रांस तो नहीं होंगे, बाद में आया है, इंडिया बाद में आया है। इंडिया आया अभी फॉर्मली अभी फरवरी में, जब एआई एक्शन समिट हुआ था दिल्ली में, तब इंडिया को फॉर्मली इंडक्ट करा गया था पैक्स सिलिका समिट में। लेकिन शुरू में जब ये पैक्स सिलिका समिट का इनॉग्रेशन हुआ था, तब जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन से कंट्रीज थे? सो जापान था, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। ये एक फोरम है, एक ऐसा संगठन है जो कि अमेरिका ने ओरिजिनेट किया है, अमेरिका ने इंसेप्ट किया है। क्यों किया है? इन्हीं कंट्रीज को क्यों चुना है? बिकॉज ये क्रिटिकल लेयर्स ऑफ ग्लोबल एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं। इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इंडिया को एक्सक्लूड किया गया था बिकॉज इंडिया लैक्स एंड टू एंड एआई प्रोडक्शन कैपेसिटी, despite the fact that India has a very strong capacity in chip design, or France was not part of this summit initially. Next question. With reference to India's position in the semiconductor supply chain, which of the following statements is or are correct? 4 statements हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, वन बाय वन आप स्टेटमेंट्स को पढ़ो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, एंड लेट्स अंडरस्टैंड इसका आंसर क्या होगा। इंडिया करंटली हैज नो प्रेजेंस इन एनी लेयर ऑफ द ग्लोबल एआई सप्लाई चेन। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गया? ये फोर्थ तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर फोर्थ नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन सी कटता है। फिर भी चैलेंज है कि ए बी डी में से कौन सा होगा, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया प्रोसेस करता है हाई ग्रेड क्वार्ट्ज सुटेबल फॉर सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन एट स्केल। प्रोसेस और माइनिंग दोनों में फर्क है। इंडिया माइन करता है हाई ग्रेड क्वार्ट्ज, लेकिन प्रोसेस में इतनी एबिलिटी इंडिया की नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और अगर पहला गलत हो जाता है तो आपका डी और ए एलिमिनेट हो गया है, सी आपका वैसे गलत है, तो आपका आंसर आया बी। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आंसर जी बी है, बिल्कुल सही है। तो देखो जहां पे लंबी स्टेटमेंट्स दी गई है ना, घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि स्टेटमेंट में मैं कहां पे एलिमिनेट कर पा रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी ने डाल दिए 2024-25 में, हाय हाय एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी, क्या करेंगे, तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं, एलिमिनेशन हो जाती है। थोड़ा सा काम एंड कंपोज होकर लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो इंडिया के पास माइनिंग एबिलिटी है क्वार्ट्ज के लिए, क्वार्ट्ज के रिजर्व्स भी है इंडिया के पास, लेकिन इंडिया इसके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, रिफाइनिंग फैसिलिटीज नहीं है, ताकि वो सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी जो रिक्वायर्ड होती है सिलिकॉन वेफर प्रोडक्शन में, वो एबिलिटी प्रोसेसिंग की हमारे पास नहीं है। स्टेटमेंट 2 सही है। अप्रोक्सीमेटली 20% जो ग्लोबल चिप डिजाइन है, ग्लोबल चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, वो इंडिया बेस्ड है, और मेजर फर्म जैसे कि इंटेल है, क्वालकॉम है, एएमडी है, ये सिग्निफिकेंट डिजाइन सेंटर्स भी इंडिया में रन करते हैं। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, और ये रीइंफोर्स करता है द गैप बिटवीन द रॉ मटेरियल। इनके पास मतलब यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट क्वार्ट रिजर्व्स हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है टू प्रोसेस देम टू द प्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, तो इसको स्टेटमेंट 1 और 3 में से कोई एक ही सही होना था, बिकॉज दोनों बहुत पैराडॉक्सिकल है, दोनों बहुत काउंटर एक दूसरे के लिए। तो वो एक पैराडॉक्स है, मतलब स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, और ये एक पैराडॉक्स भी दिखाता है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं क्वार्ट्स के, लेकिन रॉ मटेरियल है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। और स्टेटमेंट 4 एक डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट है, इंडिया इज इन फैक्ट अ ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू चिप डिजाइन। तो यानी कि ये कहना कि भैया इंडिया की कोई जगह नहीं है ग्लोबल एआई सप्लाई चेन में, ये बिल्कुल बोगस है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अब यूएसए वेनेजुला के वॉर के कंटेक्स्ट पे which of the following best describes the legal nature of Trump's blockade against Venezuela? 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। 4 स्टेटमेंट्स हैं। It was a true blockade. The US Navy sealed all vessels from entering or leaving Venezuelan ports. Okay जी। It targeted only the sanctioned oil vessels, making it sanctions enforcement rather than a true blockade under the international law. यहाँ पे international law की बात आ रही है। C. It was legally valid only because the US had obtained prior UNSC authorization,
एंड डी, दिस क्वालिफाइज एज अ ब्लॉकेड ओनली इफ द यूएस इज फॉर्मली डिक्लेयरिंग वॉर ऑन वेनेजुला फर्स्ट। अब देखिए इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन बी आता है, ठीक है। ट्रू ब्लॉकेड नहीं था, ट्रू ब्लॉकेड नहीं था बिकॉज यूएस नेवी ने सारी की सारी वेसल्स एंटरिंग और लीविंग वेनेजुएलन पोर्ट सील नहीं करी थी। केवल जो सैंक्शनड ऑयल वेसल्स थे उन्हीं को सील करा था, नॉन सैंक्शनड ऑयल वेसल्स को सील नहीं किया था। तो यानी कि ये ट्रू ब्लॉकेड नहीं है अंडर इंटरनेशनल लॉ। और अगर यहां पे इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर ब्लॉकेड करना है एनिमी कंट्री के पोर्ट्स को, उसमें यूएनएससी ऑथराइजेशन का कोई रोल नहीं आता है। ऑलराइट, और ये कहना कि इट विल क्वालिफाई ओनली एज अ ब्लॉकेड ओनली इफ अमेरिका इज फॉर्मली डिक्लेयरिंग वॉर ऑन वेनेजुएला फर्स्ट, ये ऑप्शन भी बोगस है, गलत है। ऑलराइट, तो ऑप्शन बी यहां पे सही है। वंस अगेन मैप देख लेते हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेबियन सी आ गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, कैरेबियन सी आ जाती है जिसके जरिए जो ऑयल टैंकर्स हैं वो पास करते हैं, कैरेबियन सी से पास करके अटलांटिक के टुवर्ड्स जाते हैं, अटलांटिक से जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो पास करके थ्रू द कैरेबियन सी वेनेजुएला के पोर्ट्स पे आते हैं। ऑलराइट, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि ये जो वेसल्स हैं ये सिर्फ ऑयल नहीं बट ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका के कोस्ट पे ड्रग्स आ रहे हैं पासिंग थ्रू द अटलांटिक बाय वाया द कैरेबियन सी फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ वेनेजुएला। ओके, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिया विहार टेंपल, ये थाईलैंड कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन से करेक्ट है। ये टेंपल बना था 11th 12th सेंचुरीज में ड्यूरिंग द खमेर एम्पायर, ये बिल्कुल सही है। खमेर एम्पायर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था जिसका जो ऑफिशियल रिलीजन था वो बुद्धिज्म था, बट यहाँ पे प्रैक्टिस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों किया जाता था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव था खमेर एम्पायर का, इसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कंबोडिया में था। 1962 में आईसीजे ने रूल करा इन फेवर ऑफ कंबोडियाज क्लेम ओवर द टेंपल, ये भी सही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1907 में जो फ्रेंच ड्रॉन मैप था, बिकॉज देखिए ये फ्रेंच कॉलोनी था, कंबोडिया वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, वियतनाम वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, थाईलैंड में अगेन फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। फ्रेंच ड्रॉन मैप प्लेस द टेंपल इन कंबोडिया कॉन्ट्रडिक्टिंग द वाटरशेड प्रिंसिपल ऑफ द 1904 बॉर्डर ट्रीटी, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा वाटरशेड प्रिंसिपल के हिसाब से जो बॉर्डर ट्रीटी 1904 में जो सोची गई थी। और 2013 में आईसीजे ने रूल करा थाईलैंड के फेवर में और इस्टेब्लिश करा डीमिलिटराइज्ड जोन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, ठीक है। 1904 की जो बॉर्डर ट्रीटी है उसमें वाटरशेड प्रिंसिपल यूज किया था, जिसके चलते ये टेंपल कंप्लीटली थाईलैंड में होगा। अब देखो ये मैप देखो, अब ये बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। थाईलैंड का ये कहना है, देखो आईसीजे ने बोला है कि हाँ ये जो प्रिया विहार टेंपल है ये विद इन कंबोडिया है, ठीक, लेकिन जो लैंड है सराउंडिंग द प्रिया विहार टेंपल वो लैंड थाईलैंड में आता है। अब देखिए ये रिवर है मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर फ्लो कर रहा है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एक फोरम है जिसमें कौन है, इंडिया है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद इंडिया। ये जो मेकोंग रिवर है ये चाइना में भी फ्लो करता है बाय द वे, लेकिन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में चाइना नहीं आता। अब ये मेकोंग रिवर ये नेचुरल वाटरशेड प्रिंसिपल के हिसाब से जो मेकोंग रिवर है वो एक डिमार्केशन बन रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, ऐसा 1904 में थाईलैंड ने क्लेम किया था। और अगर ये क्लेम अगर थाईलैंड कर रहा है तो उस हिसाब से जो प्रिया विहार टेंपल है वो थाईलैंड की टेरिटरी का पार्ट आएगा, राइट। लेकिन 1907 में ये बॉर्डर लाइन जो है ये फ्रांस ने ड्रॉ करी थी, और इस बॉर्डर लाइन को ड्रॉ करते समय थाईलैंड ने कोई दिक्कत या कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं सामने खड़ी करी थी। सो देयरफॉर 1962 में आईसीजे ने कंबोडिया का क्लेम अपहोल्ड किया दैट सियाम, यानी कि थाईलैंड का जो नाम था सियाम, कि Siam was silent on the 1907 map which was amounted to acceptance between both the countries। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। स्टेटमेंट 4 जो 2013 की रूलिंग है, आईसीजे ने अगेन जो 1962 में साइड करा था कंबोडिया के साथ, अगेन 2013 में भी आईसीजे ने साइड करा था कंबोडिया के साथ, नॉट थाईलैंड के साथ, और एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाई थी जो कि थाईलैंड ने कहा था कि इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रिया विहार टेंपल जो कि हिंदू टेंपल है, इस हिंदू टेंपल का डिस्प्यूट 2 बुद्धिस्ट कंट्रीज के बीच में चल रहा है, कंबोडिया एंड थाईलैंड। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इजराइल रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड, व्हाई इजराइल रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। 4 स्टेटमेंट्स हैं, अब आपने बताना है इनमें से कौन से जो रीजंस हैं, व्हिच ऑफ द अबव आर स्टेटेड रीजंस फॉर द रिकॉग्निशन, फॉर इजराइल्स रिकॉग्निशन, कंटेक्स्ट फॉर इजराइल्स रिकॉग्निशन। बताइए क्या सही लग रहा है आपको, क्या सही लग रहा है? Somaliland's proximity to Yemen, okay. Israel sought to expand its diplomatic footprint in line with its Abraham Accords, ये बिल्कुल सही है। The UAE had already formally recognized and Israel followed suit.
अंडर प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन नहीं, ना तो इसराइल को प्रेशर था वॉशिंगटन से और ना यूएई ने कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करा है, उसके बारे में बताएंगे। सोमालीलैंड होस्ट करता है कि यूएई मिलिट्री बेस इन बर्बरा which analysts describe as a central to operations against the Houthis। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 2 एंड 4। ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ये गलत है। अब देखो, अगर हम मैप देखें यहाँ पे, ये देखिए जो मैप है, ये देखो सोमालीलैंड बहुत क्लोज है टुवर्ड्स येमेन, राइट। सो यहाँ पे पोर्ट बर्बरा है जो कि सोमालीलैंड में आता है। वैसे सोमालीलैंड और इजराइल का रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड, इसको लेके भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया था, सर्च करना इजराइल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड स्लीपी क्लासेस के नाम से, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। अब देखिए सोमालीलैंड जो है वो एक ब्रेकअवे रीजन है फ्रॉम सोमालिया, फ्रॉम द यूनियन ऑफ सोमालिया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्ट बर्बरा पे एक्सेस मिला है इसराइल को। पोर्ट बर्बरा पे एक्सेस इवन इन द पास्ट इथियोपिया को भी मिला है। और इनफैक्ट सोमालीलैंड जो रीजन है वो बहुत नजदीक है टुवर्ड्स येमेन। यहाँ पे बीच में गल्फ ऑफ एदन आता है, यहाँ पे रेड सी आता है। तो मेजर मोटिवेशन फॉर इसराइल टू रिकॉग्नाइज Somaliland was also to control the politics over the Red Sea and to get some strategic leverage and advantage in the Red Sea by controlling the Port Berbera, by getting access to Port Berbera। तो स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। और अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करें तो यूएई का मिलिट्री बेस है बर्बरा में, प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट। और इनफैक्ट ये जो बात है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 4 सही है। that analyst ने जो कहा है that is central to operations against the Houthis because UAE is also involved in this was involved rather। अब UAE उस साउदी लेड कोलिशन का पार्ट नहीं है जो कि यमन में हुतीस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। सऊदी और यूएई के बीच में लड़ाई हुई, मतलब इन द सेंस थोड़ा ड्रिफ्ट आया जनवरी में, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। उसका वीडियो वैसे मैंने बनाया हुआ है, देख लेना स्लीपी क्लासेस सर्च करके, सऊदी यूएई ड्रिफ्ट स्लीपी क्लासेस IAS, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पर ये सही है कि यूएई को जो मिलिट्री बेस मिला है पोर्ट बर्बरा में, दैट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द फाइट अगेंस्ट द हुतीस इन यमन। तो स्टेटमेंट 4 आपका सही है। और अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, स्टेटमेंट 3 एक फैब्रिकेशन है। स्टेटमेंट 3 जो है एक फैब्रिकेशन है। यूएई ऑपरेट्स अ मिलिट्री बेस इन सोमालीलैंड, ये सही है, लेकिन उसने फॉर्मली सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज नहीं करा है। और इजराइल पहला यूएन मेंबर स्टेट है जिसने रिकॉग्नाइज करा है। कोई अमेरिका का दबाव या अमेरिका का प्रेशर यहाँ पे नहीं था। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है। फरवरी 2017 में बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सोमालीलैंड ने एक्सेप्ट करा था। सोमालीलैंड का खुद का पार्लियामेंट है, खुद की मिलिट्री है, खुद की करेंसी है, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी नहीं मिला है। लेकिन 1991 में, इट्स बिन ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स नाउ, 1991 में सोमालीलैंड अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कह चुका है, लेकिन उसको अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इजराइल ने दिया है, इथियोपिया ने भी दिया है, इथियोपिया ने वहाँ पे पोर्ट एक्सेस लिया है पोर्ट बर्बरा पे। ताइवान ने भी दिया था उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन अगेन ताइवान इज नॉट इटसेल्फ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इंटरनेशनली। सो सोमालीलैंड ने एक्सेप्ट करा था द बिड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूएई फॉर सेटिंग अप a military base in Berbera because of the operations UAE was conducting with Saudi Arabia in the Saudi-led coalition against the Houthis in Yemen, and therefore उस context में पोर्ट बर्बरा का एक्सेस जो है वो UAE को मिला था। और यूएई ने अपॉइंट कराया न्यू रिप्रेजेंटेटिव टू सोमालीलैंड विच विल बी द फर्स्ट अरब नेशन टू सेंड अ डिप्लोमैट टू हरगेसा विच इज द कैपिटल ऑफ सोमालीलैंड। बट अगेन अभी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यूएई ने फॉर्मली नहीं दिया है सोमालीलैंड को। जुड़ जाइए रैपिड रिवीजन कोर्स में दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से हम एवरी डे 7 to 8 आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। ये कोर्स 18 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन इसका जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, रिकॉर्डेड वर्जन है, वो आप ले सकते हैं। इसका सेकंड बैच भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ये टोल फ्री नंबर है, प्लीज इसमें जुड़ें, कॉल करें, एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।